हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पीपीएससी मेंस की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 70 दिन का कोर्स है। चाहे आप 2019 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2021 की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत समझाइए। जॉली का रेडियो सक्रियता सिद्धांत समझाना है। तो सबसे पहले जॉली ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ अर्थ में भूगर्भ में उपस्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर पर्वत निर्माण सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने दिया ये सिद्धांत? जॉली ने दिया। अपनी किस पुस्तक में ने दिया? द हिस्ट्री ऑफ अर्थ में दिया। और उन्होंने रेडियो सक्रिय पदार्थों के, देखिए सबसे पहले पढ़िए, ये अपना रेडियो सक्रियता सिद्धांत है। तो इन्होंने क्या दिया? रेडियो सक्रिय पदार्थों से के विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनका विखंडन होता है। विखंडन से जो ऊष्मा निकलती है उसके द्वारा पर्वत का निर्माण होता है। जॉली ने अपने सिद्धांत में बताया कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा के संचित हो जाने के कारण जो अधः स्तर होता है वो पिघल जाता है। जॉली ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनका विखंडन जब होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अधः स्तर पिघल जाता है। अधः स्तर की पिघली अवस्था में महाद्वीप ज्वारीय शक्ति के प्रभावी हो जाने से पश्चिम की ओर विस्थापित होने लगते हैं। जॉली ने क्या बताया कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनका विखंडन हो जाता है। उनका जब विखंडन हो जाता है तो उसमें से निकलती है ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या होती है? संचित हो जाती है। ऊर्जा के संचित हो जाने के कारण जो अधः स्तर होता है ज़मीन का वो क्या होता है? पिघल जाता है। अधः स्तर पिघल जाने से ज्वारीय शक्ति प्रभावी हो जाती है और महाद्वीप जो होते हैं वो पश्चिम की ओर विस्थापित होने लगते हैं। अधः स्तर के ऊपर स्थित महाद्वीपों के हट जाने से अधः स्तर का ताप सागरीय जल में स्थानांतरित होकर बाहर निकलता है। अधः स्तर के ऊपर स्थित महाद्वीपों के हट जाने से अधः स्तर का जो ताप है वो सागरीय जल में स्थानांतरित हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है, जिससे अधः स्तर के शीतलन तथा महासागरीय तली में संकुचन होता है और जिनका दबाव बढ़ने के कारण ही पर्वतों का निर्माण होता है। ये आपका जॉली का सिद्धांत था। जॉली ने रेडियो सक्रियता सिद्धांत दिया। उन्होंने मेनली, अगर हम ओरली अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो जॉली ने रेडियो सक्रियता सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि धरातल में के अंदर से रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं वो निकलते रहते हैं। रेडियो सक्रिय किरणें निकलती रहती हैं। इन किरणों के लगातार निकलने से ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा से ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा पृथ्वी तल को गर्म कर देती है। गर्म करने से जो अधः स्तर होता है वो पिघल जाता है और अपने स्थान से खिसक जाता है, जहाँ पर ये मैग्मा के जमा होने से पर्वत की उत्पत्ति होती है। अगला है अववाह पद्धति क्या है? इसके विभिन्न अववाह प्रतिरूपों की रचना कीजिए। ये 11 नंबर में या 15 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, हाँ, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ज्योग्राफी का मेरा पैकेज है, ज्योग्राफी का नोट्स है। ज्योग्राफी की आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ले सकते हो। ये आपके 2019 और 2021 दोनों के लिए है। इसके अलावा अलग अलग बुकलेट आपको मिलेगी। 2019 का लेना चाहते हो तो अलग मिलेगी, 2021 का लेना चाहते हो तो अलग मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हमारे पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक की आपको 43 बुकलेट आपको दी जाती हैं। कितनी दी जाती है? 43 बुकलेट आपको पेपर फर्स्ट से पेपर 6 तक की दी जाती हैं। 43 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती हैं। बाकी आपको 31 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। ये पूरा पैकेज होता है। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। ग्रुप जैसे कि पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, एक एमपी स्पेशल अलग, जहाँ पे आपको इन सब्जेक्ट के संबंधित प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं अलग अलग मार्क्स में। एक 3 नंबर का मार्क्स का ग्रुप अलग है, एक टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप अलग है। ऐसे अलग अलग ग्रुप आपको दिए जाते हैं जहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप 2019 का पैकेज लेना चाहते हैं या 2020 का 21 का पैकेज लेना चाहते हैं या उसके आगे वाली मेंस की तैयारी के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर से 6 पेपर तक हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है और जो जो सिलेबस में है, सिलेबस पूरा का पूरा कवर प्रश्नोत्तर टाइप में किया गया है। अगला है अववाह पद्धति। अववाह, यहाँ पे नदियों की बात की जा रही है। किसी भी प्रदेश की अववाह पद्धति पर उस प्रदेश विशेष की ढाल एवं भूवैज्ञानिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रदेश की अववाह पद्धति पे क्या पड़ता है? उस प्रदेश विशेष की ढाल का और भूवैज्ञानिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। इस अववाह प्रणाली को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में क्या से?
एक होता है अनुगामी और एक होता है अनुवर्ती। अव्वाह पद्धति को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक होता है अनुगामी और एक होता है अनुवर्ती। अनुगामी को पुनः 2 भागों में बांटते हैं, परिवर्तीय नदी प्रणाली और नवनुवर्ती अव्वाह प्रणाली। क्या? परिवर्ती और नवनुवर्ती, ये अनुगामी का प्रकार होता है। परिवर्ती और नवनुवर्ती और अनुवर्ती का प्रभाव का होता है अध्यारोपित अव्वाह प्रणाली और पूर्वगामी अव्वाह प्रणाली, ये अनुवर्ती का है। अनुगामी का क्या है? परिवर्तीय और नवनुवर्ती। परिवर्ती या नवनुवर्ती, और अनुवर्ती का है अध्यारोपित और पूर्वगामी। जो अनुगामी अव्वाह प्रणाली होती है वो ढाल के अनुसार रहती है, और अनुवर्ती जो रहती है वो ढाल के विपरीत रहती है। अनुगामी अव्वाह प्रणाली क्या है कि ढाल के अनुसार गति करती है, इसको डीप स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, परिवर्ती होता है। तो परिवर्ती क्या होता है? अनुगामी तंत्र की सहायक नदियाँ एक दूसरे को जब समकोण पर काटती हैं तो वो परिवर्तीय नदी प्रणाली कहलाता है, और जब समकोण पर नहीं काटती हैं तो वो नवानुवर्ती प्रणाली कहलाता है। अनुवर्ती अव्वाह प्रणाली क्या होता है? इनका ढाल के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अध्यारोपित और एक होता है पूर्वगामी। अध्यारोपित में बड़ी नदियाँ छोटी नदियों को अध्यारोपित कर देती हैं, और पूर्वगामी अव्वाह प्रणाली पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियों का अव्वाह तंत्र इसी प्रकार का होता है, पूर्वगामी अव्वाह रहता है। अव्वाह प्रणाली को अगर हम नॉर्मली 5 नंबर में आए और पूछा जाए ये 6 नंबर में आए, तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट में भी बता सकते हो। अव्वाह प्रणाली 2 प्रकार का होता है, एक अनुगामी और एक अनुवर्ती। अनुगामी परिवर्ती और नवनुवर्ती का होता है, और अनुवर्ती अध्यारोपित और पूर्वगामी प्रकार का होता है। अगला है विश्व में अव्वाह तंत्र के प्रतिरूपों की विवेचना करो। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो अव्वाह प्रणाली होती है, अव्वाह पद्धति क्या है। अब हमको पढ़ना है प्रतिरूप क्या है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व में अव्वाह तंत्रों के प्रतिरूप। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप नहीं किया हो तो व्हाट्सएप करवा के सेव करवा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सकें और जो भी मैं चीज़ें आपको डाल रही हूँ वो आपको मिल सके। तो विश्व में अव्वाह तंत्रों के प्रतिरूपों की विवेचना करनी, तो विश्व में विभिन्न प्रकार की अव्वाह प्रणाली देखने को मिलती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की आकृतियाँ हमें मिलती हैं। तो सब देखते हैं अव्वाह प्रतिरूप। सबसे पहले होता है वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप में आगे चित्र भी बताऊंगी। वृक्षाकार जैसे कि ये एक मुख्य नदी है, एक सहायक नदी यहाँ से आके मिल गई, एक यहाँ पे मिल गई, एक यहाँ पे मिल गई। तो देखो एक वृक्ष टाइप का बन रहा है। तो मुख्य नदी एक तने के भांति रहती है, और इसकी सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखा के समान दिखती हैं। छोटा नागपुर का पठार, गोदावरी और कृष्णा नदी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। कौन कौन सी? छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण भारत की गोदावरी और कृष्णा नदी वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। अगला है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप क्या होता है? ऐसा क्षेत्रों में विकास होता है जहाँ चट्टानों की आकृति आयताकार रूप लिए होती है। कहाँ पर होता है? जहाँ चट्टानों की जो आकृति होती है वो आयताकार रूप लिए होती है, वहाँ इसका निर्माण होता है। और एकमात्र कोसी नदी ऐसी है जो आयताकार प्रतिरूप बनाती है। कौन सी नदी आयताकार प्रतिरूप बनाती है? कोसी नदी जो है वो आयताकार प्रतिरूप बनाती है। इसके अलावा एक प्रतिरूप होता है समांतर प्रतिरूप। समांतर प्रतिरूप क्या होता है कि तीव्र ढलान वाले क्षेत्रों में होता है। मुख्य व सहायक नदियाँ इसमें दूर तक नहीं मिलती हैं, सीधे चली जाती हैं। एक होता है जालीनुमा। जालीनुमा क्या होता है? जहाँ मुलायम चट्टानें किसी विशेष क्षेत्र की ओर झुक जाती हैं, जैसे कि सिंधु नदी प्रणाली। अगला है अपकेंद्रीय या अरीय। यह अव्वाह प्रतिरूप गुंबदाकार पर्वत और ज्वालामुखीय शंकु में पाया जाता है। कौन सा? अपकेंद्रीय या अरीय। कहाँ पाया जाता है? गुंबदाकार पर्वत और ज्वालामुखी शंकुओं में पाया जाता है। शीर्ष भाग से नदियाँ निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। अमरकंटक की जो नदियाँ हैं वो अपकेंद्रीय या अरीय प्रतिरूप है, उसका उदाहरण है। अगला है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है? मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं, क्या होता है? मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उपयुक्त नदी किसी पर्वत या स्थान को चारों ओर से घेरे हुए है। इस प्रकार के प्रतिरूप को वृत्ताकार या वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं।
मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उपयुक्त नदी वृत्ताकार प्रतिरूप क्या होता है, जो मुख्य नदी है, अब मुख्य नदी कोई बह रही है उसके ऊपरी भाग में ऐसी जलधाराएं मिलती हैं कि स्पष्ट होता है कि ये नदी किसी पर्वत या चारों ओर किसी पर्वत या स्थान को चारों ओर से घेरे हुए है। इस प्रकार के प्रतिरूप को वृत्ताकार या वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। क्यून नदी इस प्रकार का बनाती है, देख सकते हैं। अगला है अभिकेंद्रीय। तो यह प्रतिरूप अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। कैसा? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के बिल्कुल विपरीत दिशा में। अगला क्वेश्चन है नदी अपर्दन से क्या तात्पर्य है, इसमें बनी स्थलाकृतियों का वर्णन करो। तो अक्षय से विखंडित पदार्थों को नदी, हिमनदी, वायु आदि के द्वारा बहाकर ले जाने वाले चट्टानों के घिसने, टूटने तथा खंडित होने की क्रिया की अक्षय से विखंडित पदार्थों को जो नदी द्वारा अपर्दित होते हैं या नदी द्वारा अपर्दन किया जाता है, उससे खंडित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। नदी घाटी की ये परिच्छेदिका है, इस प्रकार से नदी घाटी में अपर्दन होता है। नदी अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है वो पढ़ते हैं। पहला है वी आकार की घाटियाँ। तो भूतल पर बहने वाली सब नदियाँ सभी जगहों पर घाटियों का निर्माण करती हैं। नदी निर्मित इन घाटियों की आकृति वी आकार की होती है। जब पर्वतीय भाग से कोई नदी लंबवत रूप से गिरती है तो वो कैसा आकार बनाती है? वी आकार का बनाती है, और ये तीव्र ढाल वाली होती है। कुछ इस प्रकार की घाटी वी आकार की घाटी होती है। अगला है जलज गर्तिका। इसकी रचना नदी घाटी में ऐसे स्थान पर होती है जहाँ मतलब ये जो नदी गर्तिका वहाँ होते हैं जहाँ नदी नालियों के बीच में कंकड़, रेत, रोड़े, तलहटी में बने हुए होते हैं, जिसके कारण ये गड्ढा बना देते हैं। ऐसे गड्ढों में कणों के गोल गोल हो जाने से गहरे गर्त बन जाते हैं। ऐसे ही गर्तों को जलज गर्त बोलते हैं। अगला है गार्ज। सामान्यतः नदी की गहरी और सक्रिय घाटियों को गार्ज कहते हैं। नदी की गहरी और सक्रिय घाटी, कैसी? गहरी और सक्रिय घाटियों को गार्ज कहते हैं। ऐसी नदी घाटियों के पास अत्यंत ढालू होते हैं। सामान्यतः गार्ज की रचना कठोर और चट्टानी भाग में होती है। इस प्रकार के होते हैं, ये सक्रिय होते हैं और कैसे होते हैं? गहरे होते हैं। अगला है कैनियन। गार्ज का जो बड़ा रूप होता है वो कैनियन होता है। शुष्क जलवायु वाले पहाड़ी, ऊंचे और पठारी भागों में जब नदी घाटी के चौड़े होने की अपेक्षा गहरे होने की क्रिया तेज होती है तो इसके अंदर कैनियन की रचना होती है। गार्ज का बड़ा रूप क्या होता है? कैनियन होता है। ये शुष्क जलवायु वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और पठारी भागों में जब नदी घाटी के चौड़े होने की अपेक्षा गहरे होने की क्रिया तेज हो जाती है। क्या? पठारी भागों में जब नदी घाटी के गहरे होने की क्रिया तेज हो जाती है चौड़े होने की अपेक्षा, तो इसके अंदर कैनियन की रचना होती है। देखिए इस प्रकार से ये प्रभाव बनाते हैं कैनियन। इसके बाद है जलप्रपात। ऊंचे शैल शिखरों से जब बहती हुई नदी आती है तो धरातल की प्रारंभिक असमानता के कारण उसके मार्ग में जलप्रपात बन जाते हैं। कभी कभी नदी प्रवाह के मार्ग में जब कठोर चट्टानों की परत बिछी हुई दिखती है तो जल प्रवाह उसे काट नहीं पाता और उसके ऊपर से यकायक नीचे गिरने लगता है। प्रवाह की इस असमानता को, जिसमें जल ऊपर से नीचे गिरता है, क्या बोलते हैं? जलप्रपात कहते हैं। एक बार और बता देती हूँ कि ऊंचे शैल शिखरों से जब बहती हुई नदी आती है तो धरातल की प्रारंभिक असमानता के कारण उसके मार्ग में जलप्रपात बन जाते हैं। ऊंचे शैल शिखरों से जब बहती हुई नदी आती है तो धरातल की प्रारंभिक असमानता के कारण उसके मार्ग में जलप्रपात बन जाते हैं। कभी कभी नदी प्रवाह के मार्ग में कठोर चट्टानों की परत भी बिछी हुई दिखती है जो जल को नहीं काट पाती, उसके ऊपर से यकायक जल नीचे गिरने लगता है। इस प्रवाह की इस समानता को ही, जहाँ से जल ऊपर से नीचे गिरता है, जलप्रपात कहलाता है। ये आप देख सकते हैं। ये डोलामाइट, सैल, चूना पत्थर नीचे भूपर्पटी रहती है। फिर है क्षिप्रिका। घाटी के किसी भी भाग में नदी के वेगपूर्ण बहाव को क्षिप्रिका कहते हैं। घाटी के किसी भी भाग में नदी के वेगपूर्ण बहाव को क्षिप्रिका कहते हैं। ये नदी की तलहटी ढाल के यकायक तीव्र हो जाने पर बनते हैं। कब बनते हैं? नदी की तलहटी ढाल के एकाएक तीव्र हो जाने पर बनते हैं। इसमें जल प्रवाह का जो ढाल होता है वो अत्यधिक अधिक खड़ा होता है, तो इसे जब जो ढाल अत्यधिक ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो इसे महाजलप्रपाती भी कहा जाता है। ये
अगला है भूकंप को समझाकर भूकंपी तरंगों को प्रकार लिखो। देखो, भूकंप भूपटल पर होने वाला कंपन या लहर। भूकंप का कारण होता है धरातल के नीचे अथवा ऊपरी चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में। धरातल के नीचे गुरुत्वाकर्षण हो जाए या लचीलापन हो जाए, उसकी जो समस्थिति पैदा होती है, उसकी क्षणिक अव्यवस्था होने पर यह उत्पन्न होता है। इसके मानवीय कारण भी होते हैं। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा नापते हो, मापक यंत्र सिस्मोग्राफ द्वारा होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं वह भूकंपीय मूल कहलाता है। जहाँ से निकलती हैं वो क्या कहलाता है? भूकंपीय मूल कहलाता है। और जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और पतालीय भूकंप। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में: सामान्य, मध्यवर्तीय और पतालीय। भूकंप तरंगे कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे ठोस और द्रव दोनों में गति कर सकती है। द्वितीयक तरंगे केवल ठोस में गति कर सकती है। और धरातल ये सबसे विनाशकारी होती हैं, जो धरातल पर ही, ऊपर पृष्ठ पर ही गति करती हैं। भारत की 54% भूमि जो है भूकंप से ग्रस्त है। इसके आगे जो प्रकारों के बारे में है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।